समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक जटिल विषय जो कि हमारे इतिहास में की गई भूलों के कारण आज हमको भोगना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करूंगा, जो कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से संबंधित है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे लिए आज की डेट में कितना महत्वपूर्ण है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। पार्टीशन से पहले संपूर्ण भारत एक था और उस समय भारत का विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शेयर था 23%। 23% हिस्सेदारी भारत की होती थी और स्वतंत्रता के समय भारत और का रुपया और डॉलर का मूल्य $1 के बराबर $1 के था, जो कि पार्टीशन के कारण जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा आघात लगा। हमारा जो ज़्यादातर व्यापार होता था वो मध्य एशिया के देशों में होता था। उसमें यहाँ से खाद्यान्न वगैरह का, कपड़े वगैरह का और सब सारी सामग्रियों का भारतीय लोग वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे और जितनी भी कारीगरी की चीज़ें थीं वो भी एक्सपोर्ट करते थे। और ये एक्सपोर्ट थल मार्ग से होता हुआ अफ़गानिस्तान और पूरा सिल्क रूट होता हुआ यूरोप तक पहुँचता था। इसी कारण उस समय स्वतंत्रता के समय हमारी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 23% थी और रुपए का मूल्य डॉलर के बराबर था। लेकिन पाकिस्तान बनते ही हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग ब्लॉक हो गया। उसका आघात भारत की अर्थव्यवस्था पर ये पड़ा कि जो हिस्सेदारी हमारी 23% हुआ करती थी विश्व व्यापार में, वो घटकर मात्र 1 और 1.5% पर आ गई। वो भी आज की डेट में है, बीच में तो बहुत ही कम हो गई। और उसके कारण हमारे यहाँ रुपए का मूल्य जो है घटता घटता आज में 70-75 रुपये $1 के बराबर हो गया। इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी को देखते हुए चाबहार पोर्ट के लिए प्रयास किया, ईरान से समझौता किया। वहाँ पे बनाने में भी उसको 10-15 साल लग गए और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुआ। तब जाके हमें थोड़ा सा मार्ग मध्य एशिया की तरफ मिला है। पीओके के संबंध में और गिलगिट बाल्टिस्तान के संबंध में हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। अगर उस समय हमारे पास धीमे धीमे करके 3 बार ऐसे मौके थे इतिहास में जिनको अगर हमने सही रूप में टैकल किया होता तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन नहीं जाती। पहला प्रयास जो होना चाहिए था वो 1948 में होना चाहिए था, जबकि कश्मीर के लिए सेना भेजी गई थी पाकिस्तानी घुसपैठियों के ख़िलाफ़। कबायली जो उन्होंने बना के भेजे थे, उनने लूटमार की थी। तब कश्मीर के महाराजा ने रिक्वेस्ट पर यहाँ से सरदार पटेल ने सेनाएं भेजी और उन्होंने काफ़ी श्रीनगर को आज़ाद कराया। उससे 11 किलोमीटर दूर तक उन्होंने संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, धीमे धीमे और आगे बढ़े। उस समय की सेना अध्यक्ष और बाकी सभी लोगों का, सेना का और बाकी सभी का ये कहना था कि हमें बस थोड़ा सा प्रयास करने दीजिए, 2-4 दिन का समय दे दीजिए, हम पूरे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो ये समस्या उसी समय सुलझ जानी थी, परंतु नेहरू के विज़न में कमी होने के कारण और उनको एक अपने विश्व नेता की छवि बनाने के लालच के कारण वो सही निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि ऐसा निर्णय लिया उन्होंने, गलत निर्णय, कि खुद जो है यूएनओ में पहुंच गए। क्या कभी आपने कोई ऐसा देश सुना हो कि जिसकी सेना जीत रही हो और वो यूएनओ में पहुंचा हो? और उसके बाद इन्होंने
ना सेना की मानी, ना गृह मंत्री सरदार पटेल की मानी और सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। ये इनके कारनामे हैं जिसे कहते हैं ना, पल भर की गलती से सदियों तक सजा देश भोगता है, वो उन्होंने भारत के लिए किया। इसके बाद दूसरा मौका 1970-71 में आया, जबकि भारत और पाक युद्ध हुआ, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अच्छा सेना ने कार्य किया और पाकिस्तान के 2 पार्ट करा दिए, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। उस समय करीब 96-97 हज़ार फौजियों को इतनी बड़ा, पहला पूरे विश्व का इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ है कि 96-97 हज़ार की सेना ने बिना किसी संघर्ष किए, बिना किसी लड़े, डर के कारण आत्मसमर्पण किया हो। यह दूसरा अवसर था, जबकि हमारे कैद में उनके 96-97 हज़ार सिपाही थे, सेना थी, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स थे। उस समय हमारी जो नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी, उनने फिर एक ब्लंडर कर दिया। शिमला समझौते में उन्होंने भुट्टो के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला कि क्या आप, जो हमने आपका पश्चिमी पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया एरिया, वो खाली कराना चाहते हैं, आप बोले सकते हैं, या दूसरा आपके पास विकल्प यह है कि अपनी आर्मी को छुड़ाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो उनमें कोई समझबूझ नहीं थी। भुट्टो सही राजनीतिज्ञ था, उसने पहला वाला ऑप्शन चुना। उसे मालूम था कि जिनेवा के युद्धबंदी समझौते के कारण आप उनकी सेना को एक लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते, आपको धीमे धीमे करके उनको छोड़ना पड़ेगा। वो तो उसके छूट ही जाने थे। उसने पहला ऑप्शन चुना कि आपने जितना हमारा एरिया कैप्चर किया है पश्चिम पाकिस्तान में, वो हमें वापस चाहिए। इतना मूर्खतापूर्ण समझौता कोई एक इतना तेज राजनीतिज्ञ और देश का नेतृत्व करने वाला मुख्य नेता ऐसा ले सकता है? मेरी समझ से बाहर है। तो दूसरा मौका ये वहाँ पे भी खो दिया इन्होंने, जबकि ये पीओके के जो पाकिस्तान के कब्जे के इलाके को आराम से छुड़ा सकते थे टेबल पे। सेना ने युद्ध जीता, सब कुछ किया, और इन्होंने टेबल पे हार दिया। उसके बाद तीसरा मौका हमारे पास कारगिल वार के दौरान आया। उस समय भी यही स्थिति थी, परंतु भारत अमेरिका के इतने दबाव में था कि इन्होंने ऑपरेशन विजय तो किया, लेकिन ऑपरेशन विजय के नाम पर एक भी इंच इन्होंने पाकिस्तान की तरफ अतिक्रमण नहीं किया। एयरफोर्स कहती रही कि स्टैंड बाई पे थी कि आप हमें अटैक करने का मौका दें। इस समय वो सारे पाकिस्तानी भागे हुए हैं, पूरा युद्ध क्षेत्र खाली है, परंतु वो मौका भी किन्हीं अज्ञात कारणों के कारण गंवा दिया। अब फिर ये चौथा मौका जो हमारे पास आया है, इस समय वहाँ की जनता में पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ बहुत तगड़ा अनरेस्ट है, मूवमेंट चल रहे हैं। वो लोग पूरी तरीके से मानसिक रूप से भारत में मिलने के लिए इच्छुक हैं। तो अब हमें ये मौका नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि ये पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का भारत में मिलना ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर पीओके और बाल्टिस्तान भारत में मिल जाता है तो हमें 160 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अफ़गानिस्तान से लगी हुई मिलेगी, जिसमें हम जो भारतमाला प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं उससे लिंक करके हम अफ़गानिस्तान होते हुए पूरे मध्य एशिया के सारे देशों के साथ और पूरे यूरोप तक हमारी पहुंच हो जाएगी। और एक सड़क मार्ग हमें ऐसा मिल जाएगा जिससे हमारा जितना भी सरप्लस खाद्यान्न का है, एक्सपोर्ट का है, पूरा चालू हो जाएगा बिना किसी रुकावट के।
और पाकिस्तान जो बार बार इस मुगालते में रहता है कि उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो इंडिया को ब्लॉक कर सकता है, इधर से उधर से मध्य एशिया को भी सारे देशों को ब्लॉक कर सकता है, और उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। उसी के बदले में अमेरिका उसकी सहायता करने के लिए मजबूर है, उन्हें पैसा भी देता है, रुपया भी देता है। तो उसके एडवांटेज को हम इससे काउंटर कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः और विश्व अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो पहले हिस्सा हुआ करता था उसको पा सकते हैं। इसलिए ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वर्ण अवसर है जिसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की मेहरबानी के कारण, आशीर्वाद के कारण हमें आज की डेट में मोदी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है जो कि सेना को, सभी पूरे देश को सही दिशा दे रहे हैं और सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। अगर पीओके भारत में मिल जाता है तो इससे केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं बढ़ेगा। चीन जिस भूमि से होकर, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है, उसमें से होकर जो सीपीईसी का मार्ग बनाया है, और सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है वो OROB में उनका जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसका हिस्सा है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। चीन को उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा समुद्री मार्ग के द्वारा गर्म पानी में आने का, मलक्का स्टेट से, जो कि अभी उसके पास है। उसके पास जो सीपीईसी मार्ग का जो ग्वादर पोर्ट तक का मार्ग है वो उठाने का, उसका लाभ उठाने का सपना टूट जाएगा। इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन है पीओके की, कि पीओके अगर भारत में मिल जाता है तो ये सारी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी। मेरा तो यही मानना है कि पीओके को भारत में मिलाना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वर्ण अवसर है जिसको हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, और चीन के कुत्सित इरादों को पूरी तरीके से उनका सर्वनाश करना चाहिए। और दूसरी, जो पाकिस्तान को इस मार्ग से सहायता मिलेगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसकी चीन तक हो जाएगी, उसकी संभावनाएं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। नमस्कार। आप अपने विचार इस वीडियो पर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, जिससे आगे की नई वीडियो में मैं उन विचारों को लेकर नया वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।